वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिन भी वीडियोस को आप वॉच कर रहे हैं। हालांकि ये जो अभी आज की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, इसमें ग्राफ्स और बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हालांकि ये किसी बुक का हिस्सा नहीं है, किसी भी सिलेबस में ये नहीं है, मगर उसके बाद भी बच्चा इसको सीखना चाहिए। एक्चुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको थोड़ी आसान लगती है मैथ्स के कंपैरिजन में। रीजन बच्चा वो एप्लीकेशन है, वहां पर क्या है कि चीजें आपको बाय एग्जांपल बताई जाती हैं, बाय प्रैक्टिकल आपको सिखाई जाती हैं, इसलिए वो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जबकि मैथ्स क्या है, मैथ्स एक हाइपोथेसिस है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है जितना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। घर में लगा हुआ एक बल्ब या फिर चल रहा एक फैन, ये एग्जाम्पल है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो कि आप बेहतर तरीके से इसे कैच कर पाते हैं। जबकि मैथमेटिक्स की बात करें तो बच्चा यहाँ पर सब चीज एकदम उल्टा उल्टा फॉर्म पर होती है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। जस्ट लाइक दी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये सभी लोगों ने लोअर क्लास में सीखा है, क्लास 8th और 9th में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब बच्चा इसके जब फैक्टर आप करते हैं तो आप जानते हैं इसके दो फैक्टर हैं, एक x माइनस 2, दूसरा x माइनस 3। फैक्टर के बाद में आप सीखते हैं जीरोस। तो जीरोस में अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रूट या जीरोस, तो जीरोस में आप बताते हैं कि इसके दो जीरोस होंगे या फिर रूट्स दोनों एक ही चीज है, 2,3। अब ये जो 2,3 हमने जनरेट कर दिया, सवाल ये होता है कि 2,3 बेसिकली हमको बताना क्या चाहता है। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो इससे ये पता चलता है कि ये इस इक्वेशन में रखेंगे और ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूट्स? तो रूट्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इसके अलावा जो भी चीजें मैथ में पढ़ रहे होते हैं लोअर क्लासेस में, आप सभी लोग सीख करके आए हैं। 5th और 6th क्लास में इस तरीके से ग्राफ पेपर एक आपको मिलता है जिसमें कहा जाता है इस लाइन को फिट करो। तो जब लाइन को फिट करने की बात होती है तो मैम ने आपको अच्छी तरह से सिखाया कि आपको क्या करना है। एक एक्स ब्लॉक बना लेना है, एक वाई ब्लॉक बना लेना है, 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज को पुट करेंगे, देन वी गेट दी 1 2 3 4 5। इस तरीके से वैल्यूज मिलती हैं। ग्राफ पेपर हमारे पास होता है और उस ग्राफ पेपर बच्चा हम क्या करते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स कटे होते हैं, हर एक ब्लॉक के अंदर 10 लाइंस होती हैं और हमने 0, 1, 1, 2 ये ट्रेस किया और ये लाइन हमारे पास बन करके आ गई। बच्चा यही काम कुछ यहाँ पर भी करेंगे, बस ये याद रखना कि क्लास 5th या 6th में जो आपने बहुत रूट लेवल पर किया हुआ उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर सीखने की कोशिश करेंगे। कर्व ट्रेसिंग के दो तरीके होते हैं मैथमेटिक्स में। लोअर लेवल पर यानी 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में जब आप वेरिएबल्स को सीखना शुरू करते हैं और 6th में आप लाइन को सीखना शुरू करते हैं, ये जो भी आप कर्व फिटिंग करते हैं, तो बच्चा वहां पर क्या है कि हम इनिशियली कुछ वैल्यूज लेते हैं और देते हैं और जिसके बिहाफ पर हमारा ग्राफ बन पाता है। यहाँ पर बच्चा हम लोग स्ट्रेटेजी को दूसरे पैटर्न पर लेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक चल रहा है मोस्ट रिकमेंडेड टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे, मैं हमेशा ही फंक्शन के लिए फोर्स करता हूं कि अगर मैथ्स को समझना है इसका मतलब फंक्शन को अच्छी तरीके से समझना है, और अगर फंक्शन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो बच्चा ग्राफ थ्योरी को समझना है। हालांकि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक दी आईआईटी हो गया या फिर गेट हो गया या फिर आपका केवीपीवाई हो गया, इन सब जगहों पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। हालांकि अगर हम इसको बोलें विजुअलाइजेशन ऑफ द मैथमेटिक्स तो कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ पर मैथ्स को आप पूरी तरीके से विजुअल कर सकते हैं। देखो, इस क्लास को कौन कौन अटेम्प्ट ले सकता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। इस क्लास को क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बच्चा बीएससी और साथ ही साथ एमएससी, यहां तक के स्टूडेंट्स इस क्लास को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लेवल का होगा। अब जब बात करते हैं कि 6, 7, 8 वाले इसमें क्या सीखेंगे, 9th और 10th, तो बच्चा ये जो इतना ब्लॉक है इन लोगों को इसमें कुछ ही थ्योरी समझ आएगी। अभी यहाँ पर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये मेन टॉपिक 11th से स्टार्ट होता है क्योंकि कई चीजें 11th वाले समझ पाएंगे, लेकिन 11th में भी वही लोग 11th वाले समझ पाएंगे जो 11th ऑलमोस्ट लगभग पढ़ चुके होंगे। मतलब इसमें 11th में उनका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो कुछ चीजें वो कैच कर पाएंगे। हालांकि फिर सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीजें हम कैच नहीं कर पाएंगे तो फिर आखिरकार हम इसको क्यों देखें। तो बच्चा 6, 7, 8, 9, 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी चाहते हैं तो बच्चा इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो टॉपिक रन कराया जा रहा है तो स्टेप वाइज स्टार्टिंग से मोनोनॉमियल पॉलिनॉमियल तक आप देख सकते हैं। हालांकि बच्चा कोई बहुत टफ चीज नहीं है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वॉच करते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप 10th में हैं, कल आप 11th में हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो शायद आपको बर्डन नहीं फील होगा। तो यहां से बच्चा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है 11th, क्योंकि 11th में पॉलिनोमियल, देखो बच्चा लोअर क्लासेस आप 4th 5th से ही पॉलिनोमियल पर काम करने लगते हैं। यहाँ पर कोई चीज आपको मैथमेटिकली नहीं बताई जाएगी, जबकि हर चीज यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल सोल्यूशन पर ही बताया जाएगा और ग्राफ निश्चित तौर पर बहुत मजेदार होंगे। बच्चा उसके बाद में बीएससी और एमएससी ये सब कवर करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो भी चीजें चल रही होंगी तो 11, 12 यहाँ पर मेन फोकस किया जाएगा, इस बात को याद रखना।
साथ ही साथ जो भी आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि जैसे फंक्शन की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिंगल वैल्यूड फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। और इस सिंगल वैल्यूड फंक्शन के दौरान अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक दी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की हमने बात की। तो बच्चा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को अगर हम डिस्कस करें तो आप बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं कि ये एक रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? एक इनपुट दो और एक आउटपुट मिल जाए, मतलब वो क्या है? वो फंक्शन है। तो बच्चा ये क्या है? ये रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जब इसी को आप हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो अभी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। हालांकि देखो मेरा काम ये है, मैं किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता हूं। मेरा काम यह है कि मैं चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके बता पाऊं। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ पर जो लोअर क्लासेस में रिलेशन है वही हायर क्लासेस में क्या हो जाता है बच्चा? फंक्शन हो जाता है। मगर इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन नाम देते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यह आज की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बताएंगे ताकि आप चीजों को बेहतर तरह से गेन कर पाए, ठीक है बच्चा। तो अभी मेन टॉपिक पर लेकर के नहीं आते हैं। इसमें एक क्लास होगी जिस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, जिस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन। जिस क्लास में, इसमें एक क्लास होगी जिसमें पर्टिकुलर फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं आज की क्लास में फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं तो हाजत खत्म होगी। देखो बच्चा टॉपिक क्या है ये, अभी अभी आज वाली जो क्लास है जिसमें हम ये सब बताने जा रहे हैं, तो इस क्लास को जो 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट है वो नहीं वॉच करना, क्योंकि हो सकता है कि आप चीजें नहीं समझ पाए, ठीक है। मगर चीजें मजेदार हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कलेक्शन। क्या कहा? कलेक्शन, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच और एंशिएंट अप्रोच। हालांकि जल्द ही एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें कि आप लोगों को मैथमेटिशियन से इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर उनका वर्क भी बताएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। देखो बच्चा ये होता है कलेक्शन। ये कलेक्शन के बाद आपको देखने को मिलता है, इसमें कंडीशन देते हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो ये बदल जाता है एक सेट में। अब सेट्स जो है बच्चा याद रखना, आर्किमिडीज ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई मुझसे कहे सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए, तो मैं इस अर्थ पर जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं, आई कैन काउंट ऑल द सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। तो जितने भी अर्थ के अंदर मौजूद हैं सैंड पार्टिकल्स, मैं उनको काउंट कर सकता हूँ। जब उन्होंने इस बात को कहा था तब वो बच्चा बहुत पुरानी बात है, तो लोगों को लगा कि ये लपेट रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये नियर अबाउट आज के समय से लगभग 2300 साल पहले की बात है, 2300 साल, यानी सेंचुरी, यानी 300 बीसी हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चा ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बाद में जब हम लोगों ने उत्तर की पुष्टि की तो पाया कि ये उन्होंने सेट्स के बिहाफ पर कहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि सेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो 11th 12th वाले होंगे वो जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। अब बच्चा ये जो सेट है इसी को हम आगे लेकर के चलते हैं, तो ये सेट बदल जाता है। इस सेट पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में प्रोडक्ट एक ऑपरेशन होता है। प्रोडक्ट जन्म दे देता है किसको? ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी का हम जनरेट कर देते हैं एक सबसेट, और इस सबसेट को हम क्या नाम देते हैं? इस सबसेट को नाम देते हैं रिलेशन। क्या कहा बच्चा? इस सबसेट को नाम देते हैं रिलेशन। अब बच्चा ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम एक कंडीशन देते हैं, वन इनपुट। क्या कहा? वन इनपुट इक्वल्स टू वन आउटपुट। वन इनपुट इक्वल्स टू वन आउटपुट। तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है क्या? फंक्शन में। अब जो फंक्शन का एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग y प्लस टू एफ एक्स बताते हैं। हालांकि क्लास 11th में इस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि आखिरकार y प्लस टू एफ एक्स कैसे होता है। ये फंक्शन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चा फंक्शन में यहाँ पर ये जो f है ये एक्चुअली डेफिनेशन है। क्या कहा? फंक्शन में ये जो यहाँ पर f है ये एक्चुअली एक डेफिनेशन है। अब फंक्शन बच्चा एक मशीन की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है? मशीन की तरह से होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? ये डेफिनेशन का यहाँ पर क्या सेंस है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा ये है एक आपके पास मशीन, यहाँ पर आप x डालते हो। अब ये मशीन जिस तरह की होगी ये x को उसी तरह से ऑपरेट करेगी। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब आप मार्केट में जाते हैं और आप मौसम्मी का रस पीना चाहते हैं, तो मौसम्मी का रस पीना चाहते हैं तो बच्चा जाहिर सी बात है कि जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं मौसम्मी का रस चाहिए, तो वो क्या करता है? मौसम्मी लेता है और एक मौसम्मी को ऑपरेट करने वाली एक मशीन है उसके अंदर डाल देता है। बच्चा वहां से ये जो x है ये वो मौसम्मी है, ये ऑपरेशन के बाद में कुछ आपको मिल रहा है, भले ही वो किसी अलग फॉर्मेट पर हो, लेकिन याद रखना उसमें वही तत्व हैं जो असल में इसके पास थे। मींस उसके पास वही क्वालिटी है, वही नेचर है जो एक्चुअली इसके पास, बस फॉर्म जो है वो चेंज हो गया, सॉलिड फॉर्म पर था थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म पर आ गया है। आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। अब ये जो मशीन है, अगर इस मशीन में हम गन्ना डालेंगे तो क्या वो रस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए?
तो बच्चा ये बात डिपेंड करते हैं मशीन किस चीज की है, और ये जिस चीज की मशीन होगी जाहिर सी बात है वही चीज आपको देखने को मिलेगा। देखो ऑब्जेक्ट एक होते हैं लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये जो अलग अलग फॉर्म है ये नेचर करता है कि मशीन हमारे पास किस तरह की है। मशीन से सेंस समझ में आ रहा होगा, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बता दिया है। यहाँ पर भी जब हम लिखते हैं कि y इक्वल्स टू, यहाँ से समझने की कोशिश करना, जब हमने लिखा y इक्वल्स टू x प्लस 5, y इक्वल्स टू x प्लस 5, तो ये जो fx है ये बता रहा है कि जो आर्गुमेंट होगा उसमें 5 को ऐड कर दिया जाएगा। मेरी बात समझे? जब हमने एक्सप्रेशन में लिखा y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। जब हमने लिखा y इक्वल्स टू x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इसको इससे कंपेयर कराते हैं तो f डेफिनेशन किसकी रही? x की रही। और ये कहा जा रहा है कि x जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आर्गुमेंट, उसमें 5 को ऐड कर देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 5 को ऐड कर दिया जाएगा। सिंपली इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बता रहा है कि जो आर्गुमेंट है उसमें आर्गुमेंट का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा। इस तरीके से बच्चा हम लोग कहां तक आ जाते हैं? हम लोग फंक्शन तक आ जाते हैं। अब बच्चा फंक्शन में फंक्शन के बहुत सारे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि कंसेप्ट मैप एक क्लास में मैं आपको अपलोड करवा चुका हूं जिसमें कि आप लोगों ने उस कंसेप्ट मैप को देखा होगा। यहाँ से बच्चा टाइप्स स्टार्ट होते हैं, टाइप्स पर हमें कोई काम नहीं करना है, याद रखना। यहाँ से बच्चा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन। क्या कहा? क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमारे काम का है, पूरे ग्राफ थ्योरी में क्लासिफिकेशन पर ही काम होगा। इसके बाद में बच्चा यहाँ से एक स्टार्ट होता है काइंड्स। काइंड्स पर भी हमारा कोई काम नहीं होगा। और इसके बाद में कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आते हैं, रिप्रेजेंटेशन पर भी कोई काम नहीं होगा। याद रखना हमारा जो काम है वो केवल कार्टेशियन सिस्टम पर होगा, मतलब जो भी चीजें चलेंगी वो एक्स और वाई के फॉर्म पर चलेंगी। कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स और वाई, कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स और वाई। ये दकार्त ने इसको ढूंढा हुआ था, और ये एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी हम ग्राफ ट्रेस करेंगे वो 2D बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा? 2D बेस्ड होगा, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्चुअली 2D पर बेस्ड है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए बच्चा थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। हम देखो क्लासिफिकेशन पर आ गए, तो याद रखना क्लासिफिकेशन बच्चा दो हिस्सों में होगा। क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में होगा, एक को बोलते हैं एल्जेब्रिक और एक को बोलते हैं ट्रांसीडेंटल। अब ये जो बच्चा अलजेब्रिक वाली ब्रांच है ये टूटेगी 5 हिस्सों में। एक को बोलते हैं मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल, एक को बोलते हैं पॉलिनॉमियल, एक को बोलते हैं रेशनल, एक को बोलते हैं इर्रेशनल, और एक होता है पीस वाइज। क्या कहा? पीस वाइज डिफाइंड। ये जो पीस वाइज डिफाइंड होता है बच्चा, ये एक वो होता है GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक होता है मॉडुलस फंक्शन, एक होता है सिग्नम फंक्शन। मैंने कई बार कहा है कि जैसे आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखेंगे जस्ट लाइक द IIT, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो रेज होते हैं वो पीस वाइज डिफाइंड से रेज होते हैं। बात समझे या नहीं समझे? लोअर क्लासेस में सबसे पहले आपको मोनोनॉमियल सिखाया जाता है, फिर मोनोनॉमियल से पॉलिनॉमियल तक आ जाते हैं। पॉलिनॉमियल फंक्शन तक सीखते हैं आप कुछ क्लासेस में, 10th क्लास में। कुछ अच्छी बुक्स को अगर आप अडॉप्ट करते हैं या अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको रेशनल फंक्शन पर भी देखने को काम मिलेगा। इसके बाद में इर्रेशनल यहाँ पर आ जाता है। इर्रेशनल आप क्लास 11th में डिस्कस करते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर कभी भी डोमेन और रेंज की बात होती है तो जाहिर सी बात है इर्रेशनल नंबर आपको, इर्रेशनल फंक्शन देखने को मिलेगा। इर्रेशनल नंबर आप जानते हैं वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड होते हैं। हालांकि इर्रेशनल नंबर को पहचानने का एक और भी तरीका मैडम जी बताती हैं कि रूट, किसी भी प्राइम नंबर का अगर रूट है तो वो हमेशा इरेशनल होगा। तो बच्चा इरेशनल फंक्शन भी वही होता है, रूट है। हालांकि अभी आज एक आउटलाइन मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बिहाफ पर आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो बच्चा, ये वाली जो ब्रांच है ये 10th तक के बच्चे इसको देख सकते हैं, ये वाली जो ब्रांच है ये भी 10th तक के बच्चे देख सकते हैं, ये भी 10th तक के बच्चे देख सकते हैं। हालांकि अगर आप IIT के सिलेबस में जो लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं वो लोग ऑलरेडी इसको सीखते हैं। यहाँ से बच्चा ये जो थोड़ा सा मैटर है ये आगे चलेगा। ये वाली जो ब्रांचेस हैं इस पर काफी काम आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ अच्छी बुक्स उठा लेंगे जस्ट लाइक दी ML अग्रवाल ICSE बोर्ड की, तो उसमें क्लास 10th में ही क्लास 11th में ही आपको ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ में बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसीडेंटल वाली बात कर लेते हैं। तो ट्रांसीडेंटल में आपको देखने को मिलता है लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन। इसका एक रिवर्स होता है, इनवर्स फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहा? एक्सपोनेंशियल। इसी के साथ में तुमको देखने को मिलेगा लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक, एक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक इसी में हो गया हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, और एक इसी में हो गया
इनवर्स हाइपरबोलिक। क्या कहा? इनवर्स हाइपरबोलिक। देखो बच्चा, ये दो जो है ये क्लास 11th में है, ये क्लास 10th में स्टार्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, 8th 9th में कुछ बोर्ड में तो 9 से स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक दी यूपी बोर्ड। हालांकि अभी तो उन्होंने भी एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी बुक ही पूरी अडॉप्ट कर ली है, तो अब उनके में भी देखने को नहीं मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 12th में देखने को मिलेगा। हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक ये जब आप बीटेक कर रहे होते हैं या फिर बीएससी कर रहे होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के हम इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक पर जरा कम ही बात करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा इन चारों पर। तो हमारी जो क्लास की शुरुआत होगी वो कहां से होगी बच्चा? वो मोनोनोमियल से होगी। मैं इस क्लास के बिल्कुल एंड में कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट में पूरा फंक्शन का दिखा पाऊं, ताकि आप चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पाएं। अब बच्चा यहाँ से 2-3 चीजें हमें और डिस्कस कर लेनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो क्लास 11 से एक हिस्सा स्टार्ट होता है फंक्शन का, जिसको बोलते हैं डोमेन और रेंज। क्या कहा? क्लास 11 से एक हिस्सा स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं डोमेन और रेंज। क्या कहा? डोमेन और रेंज। हाँ बच्चा, क्या बात कर रहे थे कि क्लास 11 से किससे स्टार्ट होता है? डोमेन और रेंज। हालांकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन हो जिसमें डोमेन और रेंज नहीं आता हो। हालांकि फिर भी अगर नहीं भी पूछा जाता है, मतलब हमेशा हर कंपटीशन में तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा मान लीजिए कि नहीं पूछा जाता है, तो भी बच्चा ये गणित का वो हिस्सा होगा जिसके बगैर तुम फंक्शन को हमेशा अधूरा पाओगे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इस एक्सप्रेशन में जो y + 2 fx तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस y + 2 fx में, इस y + 2 fx में ये जो बच्चा x होता है, इस x को हम डोमेन का नाम देते हैं, और ये जो y होता है इसको हम रेंज का नाम देते हैं। और यहाँ पर ये एक बड़ी खतरनाक बात होती है डोमेन और रेंज निकालना। हालांकि डोमेन मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइन, यानी वो सभी वैल्यूज जो फंक्शन को दी जा सके और फंक्शन जिस पर क्या हो? परिभाषित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि फंक्शन शुड डिफाइन, तो फंक्शन परिभाषित होना चाहिए, इस बात का यहाँ पर क्या सेंस है? तो बच्चा डिफाइन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। गणित में याद रखना बस एक ही चीज है जो अनडिफाइंड फॉर्म पर है, बाकी हम सब कुछ डिफाइन कर लेते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैथमेटिक्स में बस एक ही हिस्सा है जो नॉट डिफाइन है, और वो क्या है? वो इन्फिनिटी। तो जब भी हम बोलते हैं इट शुड बी डिफाइंड, ये डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्फिनिटी को हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, तो जब इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि वो वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी होगी हम डिफाइन कर ले जाएंगे। तो डोमेन का मतलब समझ आ गया होगा, वो सभी वैल्यूज दे सकते हैं आप जिस पर फंक्शन क्या हो बच्चा? डिफाइन हो। और इस x के रिस्पेक्ट में अभी जो तुमको मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जब आपने x दिया, जस्ट लाइक दिए, ये लिया x = 1 हमने दिया, तो 1 दे दिया, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 6 हो गई। तो 1 अगर डोमेन है तो 6 उसका क्या हो गया? रेंज हो गया। मगर ये मतलब इस एक सिंगल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब भी हम बात कर रहे होते हैं डोमेन की, तो याद रखना इस डोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट नहीं आता है, बल्कि हम वो सभी वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। यानी अभी हमने आपको डेफिनेशन सुनाई कि डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन। सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, वो सभी संख्याएं, वो सभी वैल्यूज, वो सभी मान जो फंक्शन को दिए जा सके और फंक्शन जिस पर क्या हो? परिभाषित हो। क्या मेरी बात समझ पाए? हालांकि रिलेशन में और फंक्शन में एक अंतर होता है। रिलेशन में बच्चा याद रखना कि रिलेशन में जो डोमेन होता है वो इस सेट ए का एक सबसेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब फंक्शन की हम बात कर रहे होते हैं तो याद रखना कि जो डोमेन होता है वो पूरा का पूरा सेट ए ही होता है, वो कभी भी सबसेट में नहीं जाएगा। ये इसकी एक खास बात होती है। इसके बाद में बच्चा यहाँ से 2-3 और भी डेफिनेशंस अलग अलग डिफरेंस होते हैं। हालांकि यहाँ रिलेशन फंक्शन मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है ग्राफ, और ग्राफ के लिए जो बेसिक चीजें हैं बस उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बच्चा डोमेन यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि वो सभी वैल्यूज जो फंक्शन को दी जा सके और फंक्शन जिस पर परिभाषित तो वो क्या है? वो डोमेन है। अब ये सर हमको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन को कौन कौन सी वैल्यूज दी जा सकती है? तो इसके लिए बच्चा क्या है कि आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। ये क्लास 6 में आप स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जब आप क्लास 6 में स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि ये जितना भी आप चार्ट देख रहे हैं एक्चुअली इतना चार्ट है नहीं। जैसे कि रेशनल फंक्शन की बात करते हैं तो रेशनल फंक्शन फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली थ्योरी है इसको समझने के लिए फिर हमको डिवीजन एल्गो सीखना होता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल फंक्शन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक इम्प्रॉपर रेशनल, एक प्रॉपर रेशनल। और इसी में बच्चा एक हिस्सा तुमको देखने को मिलेगा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फंक्शन, हम लोग फंक्शन की बात करें तो सब चीज फंक्शन के रिस्पेक्ट में चलेगी। एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कभी भी अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स, क्या कहा? डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर टू डिग्री ऑफ जी एक्स। क्या कहा? डिग्री ऑफ जी एक्स। तो बच्चा जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले फंक्शन को डिवाइड करा देंगे। सर कम बात समझ आ रही है।
अरे यार एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, ये देखो एफ एक्स का जो डिग्री है वो क्या है 2 है, तो जाहिर सी बात है कि जो एफ एक्स का डिग्री है वो एक्स इज 1 से बड़ा है, तो एक्स से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा दोगे, कितने टाइम्स में जाएगा, एक्स टाइम्स में जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बच्चे यही बात यहाँ पर बताई गई है कि इसको अब आप आगे मेंटेन करके लिखोगे, तो कुल मिलाकर के क्या आपको मिलता है, एक्स मिलता है, तो ये डिवीजन एल्गो भी हमें सीखने को मिलेगी। आइए बच्चा आगे समझते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग इस क्लास को कितना बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले याद रखना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर सेट ऑफ इंटीजर आता है, हालांकि होल नंबर भी अपने पास होता है, चलो बता देते हैं, मगर होल नंबर का बच्चा आगे भविष्य में कोई काम नहीं है। होल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर यूनियन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर में 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, एंड जेड जो आता है वो आता है 0 फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन, ये -1 ये -2 ये एंड सो ऑन। यहाँ से Q की जब हम बात करते हैं तो Q होता है बच्चा रेशनल नंबर, P बाई Q के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा P, Q बिलोंग्स टू Z। ये और इसके बाद में बच्चा लास्ट में आता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, वो आता है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, R से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना इसकी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या कहा, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। पूरे नंबर सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रेशनल की डेफिनेशन है, रेशनल में z आता है, z की डेफिनेशन है, z में n आता है, n w आता है, w की डेफिनेशन है, w में n आता है, n की डेफिनेशन है। कहीं पर भी ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ही नहीं पता चल रही है बच्चा। ये जो इरेशनल नंबर है ये गणित का सबसे अलग हिस्सा है, इसलिए इसका कोई अलग नोटेशन नहीं होता है। इरेशनल नंबर को हम कई बार r माइनस क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। r माइनस क्यू क्या है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, हालांकि इरेशनल नंबर का मेरे पास बहुत ज्यादा काम नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे तो इन सब में बच्चा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा r है, यानी अगर हम इसको एक डायग्राम से समझना चाहें तो बच्चा n सबसे छोटा होगा, n से बड़ा क्या होगा, w होगा, w से बड़ा क्या होगा, z होगा, z से बड़ा क्या होगा, q होगा, और q से बड़ा क्या होगा, r होगा। अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स होता है, तो बच्चा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होते हैं, उनका इस्तेमाल तब तक नहीं करते हैं जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर दिया जाता है, अदरवाइज हमारा सारा काम r से होगा। अब जब भी हम बात करेंगे, जैसे हमने ये ले लिया कि y इक्वल्स टू 1/x, हमने कहा ये फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं है, तो बच्चा कहां पर डिफाइन नहीं है, जहां पर देखो इन्फिनिटी मिलेगा। इन्फिनिटी तुमको तभी मिलता है जब तुम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराते हो। क्या कहा, इन्फिनिटी आपको तभी मिलेगा जब आप किसी भी नंबर को किससे डिवाइड कराएंगे, 0 से डिवाइड कराएंगे। बस ये याद रखना कि ये n खुद 0 नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन में तुमको इन्फिनिटी तभी मिलेगा जब डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमको इन्फिनिटी तब मिलेगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 0 एक ऐसी संख्या है जो तुम इसको नहीं दे सकते हो। सवाल यह है कि फिर क्या दे सकते हैं बच्चा, पूरा का पूरा r दे सकते हैं। हमारा काम केवल r पर चलेगा, केवल r पर काम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूछे इसका डोमेन क्या है तो आप बता दोगे r-0, मतलब रियल में से 0 को माइनस कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। अब इसी जगह पर अगर हम इस फंक्शन में ये ले लें y इक्वल्स टू x, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके डोमेन की बात कर रहे हैं, क्या इसके पास डिनोमिनेटर है, आपका जवाब है नहीं है। तो अब हम पूछेंगे कि क्या ये कभी इन्फिनिटी हो सकता है, भैया जब डिनोमिनेटर नहीं है तो 0 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, मतलब ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं जाएगा। तो इसको क्या क्या दे सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर r दे सकते हैं। बच्चा एक एक बच्चा सीख जाएगा। अगर क्लास 10th का और 9th का भी बच्चा इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करेगा तो वो भी डेफिनेटली सीख जाएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। हालांकि डोमेन और रेंज अपने आप में इतनी खतरनाक चीज है कि वो शायद बच्चों को बिल्कुल कम ही समझ आती है, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं रट्टा ही मारने में लगे रहते हैं। तो बच्चा यहाँ से इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास r का काम रहेगा, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। याद रखना जब भी हम एक लाइन की बात करते हैं तो जो लाइन होती है वो हमेशा रियल लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रियल लाइन की बात करेंगे। ठीक है, रियल लाइन का मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर से है, रियल लाइन का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से है। तो बच्चा इतना कुछ हमारे पास बेसिक फंडामेंटल के तौर पर आया है, इन चीजों को हमने सीखा, इन चीजों को हमने समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। हालांकि जो भी लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनके लिए वो छोटी बात होगी। मेरा पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो रिलेशन एंड फंक्शन पर ही होता है, मैं ज्यादातर फंक्शन पर ही फोकस करता हूँ। एक क्वेश्चन, आप पूरी मैथ कितनी अच्छे से पढ़ लीजिए,
एक छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। आप किसी भी बच्चे से पूछे क्या आता है मैथमेटिक्स में, तो क्लास 12 का तुरंत बच्चा बोल देगा कि हाँ सर हमको डिफरेंशिएशन आता है। मगर बच्चा डिफरेंशिएशन टॉपिक में आप घूम जाएंगे, कुछ नहीं वहां पर फंक्शन के साथ में कोई छेड़छाड़ कर दी जाए, आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फंक्शन अगर समझ में आ गए तो मतलब चीजें बेहतर तरह से समझ में आ गई। अगर फंक्शन नहीं समझ आ रहा है तो फिर मतलब आप मैथमेटिक्स में उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको करना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं इसी सीरीज में फिर किसी दूसरी कड़ी के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।